हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आज अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में आपको कराने वाला हूँ। बच्चों तसल्ली लेके बैठो, हर एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम एडजॉइंट, मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल करने के बाद आपका जो सबसे बड़ा दुखदाई चैप्टर होने वाला ना, कैलकुलस, भाई वो सब भी मैं करा दूंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मुझे भी पता है मैं दो दो तीन तीन घंटे की वीडियो अगर आपको एक साथ दे दूँ तो मन नहीं करता। हम प्रॉपर एक एक तरीके से सिस्टम से, जैसे इस चैप्टर के अंदर हमने बिल्कुल एक सिस्टम बनाया ना अपना, तो इस तरीके से ही हम मैट्रिक्स, इसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर एक चीज़, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो बेसिक फॉर्मूले हो, प्रॉपर तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। तो बस आराम से चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बना के रखो। मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि मैं कब क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, तो अगर सारी चीज़ें सीखनी है और अप्लाइड मैथमेटिक्स को बिल्कुल तरीके से करना है तो तैयार हो जाओ और आज सीखने के लिए एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट होता क्या है। शॉर्ट में भी सीखेंगे, पहले तरीका समझते हैं कि एडजॉइंट कहते किसे हैं। देखो भाई, आप लोगों को कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस बनाने आती है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोफैक्टर लिखते हैं हम, बिल्कुल उसका ट्रांसपोज कर दो तो उसे आप एडजॉइंट बोलते हो। यानी कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। इसको दोनों ऑर्डर में समझते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक ऑर्डर ऑफ 2 है अपने पास और एक ऑर्डर ऑफ 3 है। तो पहले 2 ऑर्डर को समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी ए, ठीक है, 1 2 3 4, कोई भी हमने रैंडमली लिख दिया। इसके बाद जब मैं इसके कोफैक्टर्स निकालता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, तरीके से शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। कोफैक्टर्स इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा सर, पहले A11 फिर A12, फिर इस तरफ हम A21 लिखेंगे और ये 22। भाई इसी सिस्टम से लिखना, सिस्टम खराब नहीं करना। अब इसको इसी सिस्टम से क्यों लिखना है मैं आपको समझाता हूँ कि भाई यहाँ पर 1 1 और 1 2 लिखोगे तो आपको एक ऑर्डर बना रहेगा, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। इस तरीके से थोड़ा सिस्टम बन जाता है सही। अब देखो इधर आ जाओ, अब A11 और A12 और A22 कैसे बने भाई। 1 1 की अगर हम बात करें तो आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो 4 बचता है। सिमिलरली अगर, अच्छा आपने माइनर कोफैक्टर की वीडियो नहीं देखी क्या भाई, जाके देखो उसको, उसके बाद ही चीज़ें सीखोगे तो समझ में आएगा। कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो इसको हटा दो, कोफैक्टर के लिए 3 आ जाएगा यहाँ पे 1 2। ओके चलिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जब आप 2 1 पे आओगे तो फिर ये रो और कॉलम हटेगी तो यहाँ से 2 बचेगा और फिर लास्ट में 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 1 कैसे बचा, इसकी वजह से। ठीक है, तो आप जाकर जब इसे देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ना सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर साइन भी चेंज करने होते हैं। और साइन किसके चेंज होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है तो 1 और 2 मतलब 1 + 2 विच इज़ 3। और जब हम -1 की पावर 3 लगाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही नेगेटिव आती है। तो इसके बाद जब आप इसे कोफैक्टर्स में पुट करोगे, सारे कोफैक्टर्स आ गए, तो अब मैं यहाँ पर एडजॉइंट निकालने चाहता हूँ। अब एडजॉइंट निकालने के लिए पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा एक कोफैक्टर की। ये देखो 4 -3 -2 और 1, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अब एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखने वाला हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका मैं कर दूंगा ट्रांसपोज। तो आप नोटिस करो हुआ क्या, 4 -3 -2 और 1। ठीक है भाई, 4 -3 -2 और 1। अब इससे हुआ क्या, क्या बेनिफिट हुआ, अब देखो ध्यान से देखते चलना भाई। ये आपका रो था, ये कॉलम बन गया, ये भी आपकी रो थी, ये भी कॉलम बन गया। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे आती है बड़ी प्यारी बात कि अगर आप इसे शॉर्टकट तरीके से करना चाहते तो वो क्या है। आ जाओ भाई, ध्यान से सीखो, यही तो चीज़ है ना जो एग्ज़ाम में टाइम बचाएगी। और हाँ, बिल्कुल लीगल है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट है तो आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं लगा सकते, बोर्ड वाले भी इसे अलाउ करते हैं, इवन बुक्स के अंदर इसे लिखा गया है। तो एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो अगर वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बिल्कुल, सबसे पहले इन दोनों वाली वैल्यू को आप इंटरचेंज कर दो। इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, इंटरचेंज। तो देखो 1 और 4 आपस में इंटरचेंज होगा तो 4 इधर 1 इधर, और इधर वाली वैल्यू को कर दो बस साइन चेंज। इनको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो 2 प्लस का इसे माइनस कर दो, 3 प्लस का इसे माइनस कर दो। लो जी, सेम आंसर आया या नहीं आया, ध्यान से देखो, आ गया ना। इस तरीके से करना होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब इसको सीधा शॉर्टकट से करेंगे। ए मान लो -2 1 4 और 3 है। तो सबसे पहले अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई। सबसे एक सेकेंड, हाँ ये लो, सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो 3 और ये -2 हो गया, और इन वालों का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो माइनस का 1 + 1 हो गया, और प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। तो ये लो आपका एडजॉइंट ऑफ ए तैयार है। तो क्या शॉर्टकट समझ में आ गया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है A B C D, तो आप इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे,
एडजॉइंट के लिए सिंपली फाइनल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों को आप इंटरचेंज करो, ठीक है, बी और ए, और इन दोनों के साइन चेंज करो, तो -c और -d, तो ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई 2 ऑर्डर में तो वेरी सिंपल है। अब बात करते हैं ऑर्डर 3 की, है ना। अब इसके अंदर भी सिंपल ही है, बट इसके अंदर सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अब सॉल्व कैसे करना है देखो भाई, बहुत ध्यान से सीखना। पहले क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 3 5 2 1 2, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसके कोफैक्टर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? कोफैक्टर्स। ध्यान से सुनते चलना, कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। A11 A12, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि मैंने पूरी एक क्लास आपको इसके ऊपर करवाई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना आए। पूरी क्लास इसीलिए करवाई थी ताकि आप एडजॉइंट पे जब आप आओ तो माइनर कोफैक्टर पे आपकी पूरी कमांड बनी हुई हो, ठीक है। आ जाओ भाई। तो अगर आप देखोगे तो A11 क्या है हमारे पास, सर A11 हमारे पास है ये वाली वैल्यू, तो इसके साथ आप इसको और इसको एलिमिनेट कर दोगे तो ये जो बचती है ना वैल्यू 3 5 1 2, इसे सॉल्व करना होता है। तो देखो 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, और तो 6 में से 5 गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। और इसमें साइन किस किस के चेंज होंगे, इस वाले के सॉरी, इस वाले के और इस वाले के, क्योंकि जो इनका सम है वो ऑड नंबर बनेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी डिटेलिंग भी लास्ट क्लास में मैं दे चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं डायरेक्ट इसे कैसे करना है। अब शॉर्ट भी चला सकते हैं ना भाई, क्योंकि आप देख सकते हो उसे, ये चीज़ हट गई हमारी। तो क्या बचा हमारे पास, -1 5 2 2, सॉल्व कर लो, -2, ठीक है, और 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका +12। सर +12 क्यों हुआ भाई, ये तो -12 है, बट इसके साइन चेंज करने हैं तो ये +12 हो गया। अब 1 3 सॉल्व कर लो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले सारे सॉल्व कर लो और लास्ट में जाके साइन चेंज कर दो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। 1 3 अपना ये वाली हो जाएगी भाई वैल्यू, तो ये 1 × 1 माइनस का, और 3 2 जा 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -7। और अब 2 1 की बात कर लेते हैं। 2 1 कौन सी वाली रो है अपनी, ये रही, अच्छा यहाँ पे अपना 1 था, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हटाना है, बिल्कुल, तो क्या बचा, 2 2 जा 4 और 1 × 0, 4 -0, तो 4 हो गया, -4 हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं इसमें, 2 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। 2 1 जा 2, ठीक है, और 0 × 0 0 ही होगा, तो 2 आ गया, वेरी गुड। अब 2 3 की बात कर लेते हैं, तो ये 2 3 वाली ये हो गई रो और कॉलम, तो यहाँ बचा 1 × 1 और 2 × 2 4, तो ये आपका 1 × 1 और 2 × 2 4 होता है, तो इसलिए -3 आएगा, बट आप सिर्फ +3 बना दोगे क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। 3 1, अब 3 1 के लिए क्या करना है, हाँ स्किप, जिसको अच्छे से चीज़ पता है स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सीधा एडजॉइंट पे आ जाओ। अब देखो भाई 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 × 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये 10 बनेगा। 3 2 को ध्यान से करेंगे, ये रहा आपका 3 2, तो क्या बचा, 5 1 जा 5 और 1 × 0 0, तो इस केस में -5 आएगा क्योंकि इसके भी साइन चेंज होते हैं। अब 3 3 की बात करते हैं। 3 3 के केस में ये वाली रो और कॉलम जाएगी, बिल्कुल, तो 3 × 1 -2 × 1, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है वो, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ये अपनी सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सुन लो बस, जो अभी पीछे सीखा था। सर एडजॉइंट के लिए सबसे पहले तो सारे कोफैक्टर को इसी सीक्वेंस में पुट करो, 1 1 1 2 1 3, यानी पहली रो, ठीक है। तो आ जाओ, 1 12 -7 -4 2 और 3 10 -5 और 5। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चा क्या करता है, इसको लिखकर गलती कर देता है। आपको ये ट्रांसपोज वाला स्टेप दिमाग में रखना है भाई। जैसे ही आपने इसको ट्रांसपोज करना है, ये 1 हो जाएगा, ये 12 और ये -7, ये -4 सॉरी -4 2 और 3, और ये आ जाएगा 10 -5 और 5। जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज कर दोगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए कहते हो, ठीक है भाई। अब आगे कोफैक्टर जब आप आएंगे तो वो आप फाइंड करेंगे, मैं नहीं, ये बात को याद रखिएगा। अब चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें समझ में आ गया, पर सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, एडजॉइंट के अंदर कई सारी चीज़ें और हमें समझनी ज़रूरी हैं। उससे पहले कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा उन्हें सुनिएगा, ठीक है। बेसिक मीनिंग समझ में आ गया कि सर अगर मुझे कोफैक्टर निकालने आते हैं तो एडजॉइंट मेरे सीधे हाथ का खेल है, मैं बाएं हाथ का खेल कहता नहीं क्योंकि मैं राइटी हूँ, ठीक है। तो हम अगर बात करें सॉरी, ये तो मजाक की बात थी, लेम जोक, कोई बात नहीं। तो भाई अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर किस किस तरीके की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी सिर्फ एडजॉइंट की नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो बस एक बार रिवाइज कराने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हम किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एन टाइम बाहर आती है, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है और ये उतनी ही बार बाहर आता है जितने उसके ऑर्डर होते हैं। चलो बहुत बढ़िया।
इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट निकालो, या आप ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट भी उसे बोल सकते हो, यानी कहने का मतलब है आप चाहो तो ए इंटू बी करके डिटर्मिनेंट निकालो, या सीधा उन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के इंटू कर दो, सेम बात पड़ती है। ठीक है। तीसरी बात आप जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स का, तो वो सेम ही बात पड़ती है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या आप एडजॉइंट ऑफ ए को किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब जिसका एडजॉइंट है उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आती है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझते हैं। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है। जैसे मैंने आपको कहा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू है भाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। सॉरी भाई, अब बात आती है कि सर इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगी क्या स्केलर में? बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो अभी जो 5 आप देख रहे हो ना, ये 5 किस में मल्टीप्लाई हुआ होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तभी ये 5 5 5 बना है। तो बेसिकली आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हो कि जो 5 है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है। क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था 5, 6 लिखा होता 6 आता, 7 लिखा होता 7 आता। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ध्यान से सुनना। अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलूँ तो क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये आई को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप इस वाली मैट्रिक्स को या इस वाले डिटर्मिनेंट को इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करते समय याद रखना ये पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। क्या थी ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो मैं आपको उसी से बताता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे अपने लिए। देखो भाई, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यहाँ मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसको अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हो। ये लो भाई 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर चलने वाली इंपॉर्टेंट बात। अब मैं इस वाले का डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूँ। ठीक है, ये लो भाई डिटर्मिनेंट हो गया। तो इस वाले का भी डिटर्मिनेंट बनेगा? यस सर, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, देखते चलना। अब यहाँ देखो, यहाँ है असली बात। क्या मैं इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले सकता हूँ? सोचो, क्या इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, लेकिन याद रहे मैंने कहा था जब डिटर्मिनेंट में से वैल्यू कॉमन आती है, ध्यान से सुनो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में से वैल्यू कॉमन आती है तो उस केस में ये जो वैल्यू है एक बार या तो एक रो से कॉमन आती है या एक कॉलम से कॉमन आती है। तो रो 1 से कॉमन लूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, फिर रो 2 से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आएगा और रो 3 से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही कॉमन आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 बार कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो बन गई अपनी आइडेंटिटी, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 होगा, नो डाउट। तो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर 3 आ गया। क्या आ गया भाई? 3। अब इस चीज़ को समझो, ये 3 यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑर्डर था वो 3 था। क्वेश्चन क्या था ऑर्डर का? 3, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 3 बार कॉमन आई। ऑर्डर 4 होगा, 4 बार कॉमन आएगी, 2 होगा, 2 बार कॉमन आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले बता दूँ भाई, जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगी, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहीं मेरी क्लासेज आप TTS में देख सकते हो। नो, बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। डेली क्लासेज मतलब आती हैं रेगुलरिटी में, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अकाउंट, इको, बिजनेस वगैरह भी देख सकते हो। चलो भाई अब एक बार इसी को समझते हैं वापस। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई वो क्या क्रिएट हुई कि भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n होता है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसे डिटर्मिनेंट की पावर n का क्या मतलब है, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। एक प्रॉपर्टी बन गई। अब एक बात बताओ, ये 2 चीज़ें हैं ना, तो क्या मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल। अभी मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, इसीलिए तो सिखाई थी ताकि ये चीज़ आप समझ पाओ। देखो ये अलग अलग करना सिखाया था ना, बिल्कुल। आ जाओ, तो यहाँ देखो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a आ गया और ये डिटर्मिनेंट की पावर n है। अब ये वाला डिटर्मिनेंट 1 बार है, ये n बार है। अगर ये इसे डिवाइड में जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट की पावर n डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट 1,
तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये चीज़ें समझने वाली, ये होता है पेपर में आने वाला क्वेश्चन। अब देखो भाई, मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले अगर हम चलें ये इसी के अंदर, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, जो फॉर्मूला बना वो डिटर्मिनेंट की पावर बना n-1। क्या बना? डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अब यहाँ पर ये क्या बना, किस तरीके का क्वेश्चन बना, ये देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। भाई मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 5, और आपसे बोला है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो 4 है, यानी 4 मतलब 4 × 4 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। बिल्कुल सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखूँगा जो कि 5 है, और n की जगह क्या आएगा 4-1, तो 5 की पावर 3 यानी 125 हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। सर ये इतना आसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब है अगर आपको कभी पेपर में ए वैल्यू दे दे, जैसे मेरे को ए दे दिया, ठीक है, अब आपसे बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, पूरी बात सुनना, ए दे दिया और आपसे बोला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपको ये नहीं है कि पहले कोफैक्टर निकालने हैं, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इतना जद्दोजहद नहीं करनी। बस सिंपल क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो जो आपको इजीली आ जाएगा, उसके बाद उसकी पावर में सिर्फ 3-1 कर दो क्योंकि इसके ऑर्डर 3 है, 2 ऑर्डर की होती है तो 2-1 कर दो। इस तरीके से चलना है, सिंपल तरीका, नथिंग इज चेंज इन इट। ओके, अब इसी में कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, आ जाओ। देखो अब मान लो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपका आ गया 49, ओके, और आपका जो डिटर्मिनेंट आया है वो 7 आया है, तो आप बताओ ऑर्डर क्या होंगे। अब आपसे ऑर्डर पूछे जा रहे हैं, तो देखो भाई बिल्कुल तरीके से फॉर्मूला लगाओ, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक है, और एडजॉइंट की वैल्यू 49, ये 7 और इसकी पावर n-1, बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन बन गई। अब 49 को मैं 7⁻² लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, और ये 7 की पावर n-1 हो सकता है, बिल्कुल। अब 7 की पावर 2 और 7 की पावर n-1 को मैं 2 = n-1 लिख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो 2 + 1 कितना आ गया अपना सर 3 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 2 + 1 3। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑर्डर हैं वो तो हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। यहीं पे अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि भाई इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो भाई टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा पेजेस ऊपर नीचे है, बट आपको जब ये स्लाइड मिलेगी तो आपको प्रॉपर तरीके से पेज अरेंज मिलेंगे। यहाँ छोटा सा एक नोट बना देता हूँ मैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होगा, लेकिन कभी एग्जाम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात आ जाए कि एडजॉइंट का भी एडजॉइंट पूछ ले, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा इसकी पावर पे 2 लगा लो, बात खत्म। अगर एक और एडजॉइंट आ जाए तो पावर पे 3 लगा लो, एक और एडजॉइंट आ जाए 4 लगा लो, जितने एडजॉइंट उस n-1 की पावर को बढ़ाते चलो, ठीक है भाई। ये बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, एक्सेप्शनल है कि एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इस सब को साइड करते हैं, एडजॉइंट का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिसेस की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। एक बार मैं पानी पी लूँ, बार बार खांसी आ रही है। ठीक है भाई, ओके, ऑल ओके, वो चेक कर लेते हैं, सब ठीक है। देखो भाई, अब बात करते हैं सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना भाई। देखो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, आप इन दो मैट्रिक्स के नाम को समझो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगुलर और दूसरी हो गई नॉन सिंगुलर। अच्छा एक बार रुको, ये प्रॉपर्टी मैंने सारी लिखवा दी हैं। 4 तो यहीं हो गई थी, 5वीं आप इसे ही मान लो, ये यहाँ पर जो हमने क्रिएट करी ये 5वीं हो जाएगी, और 6ठी मैंने आपको एडजॉइंट वाली सिखा दी। ओके ठीक है, अब आ जाओ भाई इधर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा पेपर में आ भी जाता है 1 मार्क्स का, कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसका डिटर्मिनेंट = 0 होता है।
आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्वर्स की नींव यहीं पे रखी जाएगी, पूरा इन्वर्स यहीं से समझा जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है, ये बात हमें कन्फर्म हो गई। बिल्कुल। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता। अब यहीं से चीज़ क्रिएट होती है कि जो इन्वर्स होता है ना, वो नॉन सिंगुलर में ही एग्जिस्ट करता है। सर कैसे एग्जिस्ट करता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा इन्वर्स वाली स्लाइड में, तो पहले इसे आप समझ लो। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है। सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करूं, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड के, सिंपल फाइंड के इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ लिखा 5 4 3 और ये के है ना। अब मेरे से बोला जा रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है, बिल्कुल। तो 5 इंटू के हो गया, ठीक है, और 4 3 जा 12 हो गया। तो इस केस में जो आपके के का आंसर है वो माइनस का 12 प्लस हो जाएगा और बाई में 5 आ जाएगा। यानी अगर मैं के की वैल्यू को 12/5 रखता हूँ तो वो सिंगुलर होगी। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं बोल देता कि के 12/5 के बराबर बस नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। चाहे वो 2 ऑर्डर का क्वेश्चन है चाहे वो 3 ऑर्डर का, बस मैट्रिक्स को जीरो के इक्वल रखो तो सिंगुलर फाइंड होता है, वरना नॉन सिंगुलर। अब इन्हीं चीज़ों को ना आगे बढ़ाते हैं। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो भाई कोई भी मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स कब होगी या एग्जिस्ट कब करती है, इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं है। ठीक है, अब ये नॉन सिंगुलर होने पे क्यों करती है भाई? नॉन सिंगुलर होने पे इसलिए करती है क्योंकि ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स, यानी इसके पावर हम -1 लगा लेते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब समझ में आ रहा है एडजॉइंट की इंपॉर्टेंस? अब भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिवाइड में आ रहा है, और कभी भी डिवाइड में जीरो हो सकता है कि आप खुद सोचो। अब जब डिवाइड में जीरो हुआ तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई ये वाली बात? बिल्कुल। तो नॉन सिंगुलर के अंदर होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब जैसे कुछ बेसिक सी बातें क्वेश्चन करने से पहले, जैसे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अगर मेरे को निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज़ पे भी प्रकाश डालेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट 5 आया है तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 1/5 आएगा। तो सर इसके लिए मुझे इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट ये आंसर बोलो, बात खत्म। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी, ठीक है, इन्वर्स उनका एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी आप ए इंटू बी का इन्वर्स निकालो मल्टीप्लाई करने के बाद, और चाहो तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कर लो। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 5 -1 2 -2। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इन्वर्स निकाल रहे हैं ना भाई, तो 5 2 जा 10 माइनस, बीच में एक और माइनस आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, -2 हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया -8। ओके, तो इसका मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स क्या करता है मेरे बच्चे? एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालोगे। यही अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो पहले आप को फैक्टर निकालते। ठीक है, अब इसमें एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना सीख लिया हमने। कैसे? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, लो जी कर दिया। अब इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -1 का +1 हो गया और +2 का -2 हो गया। क्या दिक्कत है? यह बन गया आपका एडजॉइंट। अब ए इन्वर्स का सीधा साधा सा फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है? -8, और ये कितना है? -2 -2 1/5। अब इसको आप फाइनली आप चाहो तो 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे सर? भाई -2 बाई -8, 1 बाई -8, -2 बाई -8 और 5/8, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा अपना 1/4, माइनस का 1/8, ये भी 1/4 और ये 5/8।
तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर विच इज़ अ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ चलते अगले वाले क्वेश्चन पे जिसमें हम 3 ऑर्डर की बात करेंगे। तो 3 ऑर्डर के तरीके को समझने से पहले एक सिंपल सी तरीके को समझते हैं। यहाँ पर देखो आपने सीखा था, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये देखो मैंने यहाँ पे आपसे ऑर्डर निकलवाया सबसे पहले, है ना। ये मैट्रिक्स हमारी थी 1 2 0 -3 -5, ये सब हमने करा था ना। सेम ये प्रोसीजर हमें करना है इन्वर्स के लिए, सेम प्रोसीजर, नथिंग चेंज, ठीक है। अब आ जाओ, देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा a बराबर 1 2 0, कोई भी मैट्रिक्स है, ज़रूरी नहीं है वो सेम ही बने, अलग भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से माइनस का 2, ओके, और यहाँ से प्लस का 0। अब सर ये 2 माइनस का क्यों हुआ? भाई डिटर्मिनेंट की वीडियो देखो जाके, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ 1, अब इसको जब आप हटाओगे 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, फिर इस तरफ से करोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3। कैसे सर? भाई देखो ये गया तो 3 1 जा 3 और माइनस का 3, फिर ये जाएगा। अब इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहो तो आप लिख दो क्योंकि ये 0 ही है यहाँ पे, है ना। मैं लिख सकता हूँ, चाहो तो लिख दो, मर्जी आपकी है। और ये 3 2 जा 6। अब देखो मेन जो मोटिव है इनका है, 6 में से 5 गया 1, और ये 3 और 3 हो गया आपका 6। अब देखो भाई 1 + 6 2 जा 12, तो वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब 13 का मतलब 0 तो नहीं आई ना, तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आती है आपकी मदद, क्यों आती है? अब सबसे पहले आप फाइंड करोगे सभी बच्चे कोफैक्टर्स। क्या फाइंड करोगे? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? a11 a12 a13, फिर आपका a21, फिर a22, और फिर आपका a23, उसके बाद a31, फिर a32, उसके बाद a33, ठीक है। अब अगर आप इनके कोफैक्टर निकाल लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, और एडजॉइंट से आपका इन्वर्स आ जाएगा। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, आप एक बार और सीख लीजिएगा। 1 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो दिख ही रहा है मुझे, 1 आ गया। अब मैं ऐसा करूँगा, पहले ना मैं सिंपली निकाल लूँगा इनके कोफैक्टर और साइन लास्ट में चेंज कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं हम। भाई इस वाले से 2 को मैंने इसे कैंसिल कर दिया अगर इस तरीके से, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। सर आपने 1 डायरेक्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि ये यही वैल्यू होती है ना, और यहाँ से ये यही वैल्यू होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं -6। अब इधर आ जाओ, इसको हटा दो, माइनस का 5, ठीक है, और ये माइनस का 5 और ये 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 11 हो गया, ठीक है। अब इस वाले को हटाएंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6 और ये 0, ठीक है, तो ये आपका 6 ही आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, ये पॉजिटिव ही है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और ये आपका 0, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब आप सेकंड वाले कॉलम को सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटा दो, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद आप अगर ध्यान दोगे तो इसको हटा दो, 2 1 जा 2 और 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद आप इस सेकंड रो को हटा दो, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 1 × 1 और ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट वाली रो जो हमारी चली रही है और लास्ट वाली कॉलम यानी थर्ड, तो 2 1 जा 2 और ये -2 आएगा पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अभी सिर्फ मैंने अभी डायरेक्ट निकाले, इनके कोई मैंने साइन चेंज नहीं करे, तो आप साइन चेंज करने की विधि को अपनाते हैं। इसका प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस, इसका माइनस और इसका भी माइनस, क्योंकि बेसिकली इन डायमंड के साइन चेंज होते हैं। अब इसके बाद मैंने कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को एडजॉइंट के लिए पुट करने चलूँगा, तो उठा लेते हैं ना, पीछे से देख के आ जाओ। सबसे पहले तो आएगा आपका 1 6 -11, 1 6 माइनस का 11, उसके बाद -6 3 और प्लस का 1, -6 3 और प्लस का 1, प्लस 1 क्या 1 ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। अब इसके बाद 2 -1 और 4 2 -1 और 4। अब इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो क्या होगा, 1 6 माइनस का 11, है ना भाई, रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन गई। अब यहाँ पे माइनस का 6 3 और 1 आ गया, बिल्कुल, और ये 2 - का 1 और 4 हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो ये आपको ट्रांसफर करते एडजॉइंट मिल गया। अब आपको लगा देना है ए इनवर्स का फार्मूला। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है भाई? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल फंडा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 13 एंड दिस इज़ 1 6 माइनस का 11
इन्वर्स को ध्यान से सीखो, क्योंकि इसी ही की ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे इन दी सेंस जब हम एक्स वाई जेड वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अपना ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को पुट करते ही ये अपनी आ गई इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चे बोलेंगे सर 13 से डिवाइड नहीं करोगे, भाई वो अपनी कॉल है, अभी नहीं कर रहे, जब क्वेश्चन में नीड पड़ेगी तो उसको कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी सवाल को छोड़ सकते हो। तो भाई इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, और इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से और शॉर्टकट तरीके से आप सीखना चाहते हो, क्योंकि देखो पेपर में तो इतने लॉन्ग कट नहीं लगते ना, शॉर्टकट भी लगाने जरूरी हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप CUT की तो तैयारी करते ही करते हो, और अगर आपके कोई और ड्रीम है, IP MET, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, नासिर मुंजी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो आप एंट्रेंस बेसिस पे कंसिडर कर सकते हो, उसकी फुल प्रिपरेशन हमारे प्रीमियम कोर्स में कराई जाती है। इस नंबर पर जाके आप बात कर सकते हो। उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहला बढ़िया फीचर तो यही है कि हम मनी बैक गारंटी देते हैं। 5 दिन आप कोर्स पढ़ो अच्छे से, और आपको कोई चीज़ ना अच्छी लगे तो आप चाहो तो अपना मनी बैक ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों मिलते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, आप उसे देखें, फिर लाइव बैठ के भी हम आपस में बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं, जो कि डाउट आपके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। वहीं एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो फुल लेंथ हो, चाहे आपके टॉपिक वाइज हो, और बुक्स आपके घर पर डिलीवर होती हैं, ठीक है। और लास्ट में आप बात आते हैं कि सर मनी बैक गारंटी तो कोई नहीं देता इंडिया में, आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि भाई मुझे पता है ना, इसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक CUT 1 2022 के अंदर, और 21 से ज़्यादा बच्चे इस समय SRCC में हमारे 2023 में जा चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10-11 बच्चे हमारे सही सुखदेव कॉलेजेस के अंदर भी हैं। भाई पूरी इंडिया के बच्चे आते हैं उसके अंदर, और सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, तो उसमें 10-11 बच्चे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के होना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बाकी और भी पिछले सालों के स्टूडेंट हमारे बहुत हैं। करंट रिजल्ट ही इतना काफ़ी है कि मैं पीछे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो जाइए, इस नंबर पर बात करिए, अच्छे से पता करिए, और फिर कोर्स को ज्वाइन करिए। आइए भाई अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं छोटी सी बात और कर लूँ। तो भाई जैसे कि अभी हमने सीखी प्रॉपर्टीज़ की, सर ये कैसे कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई देखो, क्वेश्चन के ऊपर यूज़ करा जा सकता है, पेपर में कई बार कुछ भी पूछ सकता है ना, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पूछी है। अब प्रॉपर्टी करना क्यों ज़रूरी है? प्रॉपर्टी, बच्चा सोचता है यार प्रॉपर्टी हटाना सवाल करवा, प्रॉपर्टी हटा दो, सवाल की ज़रूरत है। भाई नहीं, बोर्ड ज़रूरी है तो CUT भी ज़रूरी है, और CUT के अंदर आप लॉन्ग कट से सवालों को नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको शॉर्ट भी चीज़ों को करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, तो उन प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा, वही सबसे ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था मैट्रिक्स के अंदर, कि अगर A मैट्रिक्स मुझे दे रखी है और बोला गया है कि इसको ज़ीरो प्रूफ करो, शो दैट करो, तो आप कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से बता रखा है कि ये 0 के इक्वल है, तो आपको करना क्या है, आपको इस इक्वेशन का यूज़ करके अब इन्वर्स बताना है। यानी पहले मैंने सिर्फ इन्वर्स बताया। जैसे अगर आपको बच्चा यूँ कहे सर ये रहा A 3 1 और 1 2, ठीक है, इसका इन्वर्स लो मैं अभी बता देता हूँ। वो बच्चा बोलेगा सर यहाँ डिटर्मिनेंट रख दो और यहाँ एडजॉइंट रख दो। सुनते जाना पूरी बात। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वो क्या करेगा, 3 2 6, 1 × 1 5 आ गया, वो यहाँ 5 रखेगा। फिर आपको उसको एडजॉइंट बोलोगे तो वो इनको इंटरचेंज कर देगा और इनके साइन चेंज कर देगा। तो ये आपका इन्वर्स आ गया, ख़त्म। लेकिन इसमें मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों मिलेंगे 0 मार्क्स? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब क्वेश्चन के अंदर ऐसी इक्वेशन का यूज़ करने के लिए कहा जाए तो उसको यूज़ करना ज़रूरी है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके इन्वर्स कैसे बनाते हैं ये सुनिए। A² माइनस का 5 है प्लस का 7i इक्वल टू 0 है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो आप क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो। क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स। A इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो। सर कैसे? देखो भाई, A² माइनस का 5 है प्लस का 7i इंटू में A इन्वर्स इक्वल टू 0 इंटू में A इन्वर्स। तो ये तो हो गया आपका A इन्वर्स, इससे मल्टीप्लाई करो A² इंटू A इन्वर्स, ठीक है। यहीं पे और प्रॉपर्टीज़ आपको पता लगेंगी। अब माइनस का 5 है इंटू में A इन्वर्स प्लस में 7i इंटू में A इन्वर्स इक्वल टू 0 इंटू A इन्वर्स। देखो भाई, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब A² का मतलब होता है A इंटू A, ठीक है, और ये 5A और A इन्वर्स ये एक साथ है, और ये 7i A इन्वर्स ये भी एक साथ है। तो यहाँ पे आती है हमारी प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, A के साथ A इन्वर्स आ रहा है और I के साथ A इन्वर्स आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग बनता है? इसीलिए मैंने कहा था 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी के बराबर आती है। ये बात याद रखना। ये बात मैंने मैट्रिक्स के अंदर भी बताई थी थोड़ी सी, आज मैं इसको पूरी बताता हूँ कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। सिमिलरली अगर आप सिर्फ किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो
तो वो आपकी ए इनवर्स ही बनती है, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसा काम करती है लाइक ए इनवर्स इंटू वन ए इनवर्स। तो इस तरीके से, तो ए इनवर्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए इनवर्स बनेगा, और अगर आप दोनों यानी ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आइडेंटिटी बनेगा। और ये बात हमने मैट्रिक्स में सीखी थी कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है। यहाँ पे आपका 5i बनेगा, तो ये आपका 5i आ जाएगा। 5 तो खाली लिख नहीं सकते मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ आपका 7a इनवर्स बनेगा। सर 7a इनवर्स क्यों बना, सुनते जाना भाई, 7a इनवर्स क्यों बना देखते जाओ भाई। 7a इनवर्स बनने की सिंपल सी वजह है, देखते जाओ। यहाँ पे i लिखा है, यहाँ a इनवर्स लिखा है, सबसे पहली चीज़। ओके, ये i लिखा है, ये a इनवर्स लिखा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके ओके ओके, यहाँ से उठाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस का 7 माइनस का 5 है प्लस का 7i इक्वल टू 0। अब बच्चा बोलता है क्या सर ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट होगी, इसको पुट करने पे 0 आ रहा होगा। भाई देखो हमने उठाया क्वेश्चन, अगर ये 0 नहीं भी आ रहा ना, अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि क्वेश्चन ने एंड बोला है। अगर क्वेश्चन इसकी जगह बोलता शो दैट, तो हमें इसे शो करना पड़ता। जब नहीं बोल रहा तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम सीधा जाएंगे इक्वेशन को उठाएंगे। जैसे मैंने कहा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करा, एक एक करके मैंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ लिया। अब a इंटू आई करके a आ गया, माइनस का 5 आ गया, प्लस का 7a इनवर्स आ गया। तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 5 है। इसका मतलब नेगेटिव का 5 है इधर जाके प्लस का 5 आई हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का a इधर जाके नेगेटिव का a हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, मैट्रिक्स में प्लस माइनस में ऐसे कोई खास दिक्कत आती नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका a इनवर्स अब फाइंड होगा ना, वो 1/7 ब्रैकेट 5i माइनस का a होगा। तो इसके अंदर आप आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल। ये लो भाई 1001, और फिर आप a की वैल्यू को पुट कर सकते हो। देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है, 3112। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। 5005 और माइनस में 3112। तो फटाफट माइनस करके बताओ क्या बन रहा है भाई। 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गया 3, 0 में से 1 गया -1, और 0 में से 1 गया माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो अपनी वैल्यू तैयार है। क्लियर है क्या ये वाली बात? बिल्कुल सर। अब बात आती है क्या ये तरीका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा एग्जाम में? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन को यूज़ करना ज़रूरी था। देखो ना लिखा हुआ है बाय यूजिंग द इक्वेशन, तो इक्वेशन को यूज़ करना ज़रूरी है, इस वजह से हमें इसको ऐसा करना पड़ा। तो एक बार फिर से रिवाइंड करा दूँ, a स्क्वायर था माइनस का 5a था, तो हमने इसको a इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करा इस a को, तो वो आइडेंटिटी बन गया। a स्क्वायर था तो ये आइडेंटिटी बनकर a बचा, और यहाँ 7 था तो 7i a इनवर्स का 7a इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से अपनी फाइनल वैल्यू तैयार हो गई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और लास्ट बात तो आपको क्लियर हो ही गई थी। तो ठीक है, सिर्फ इतना ही। तो भाई आज की क्लास में सिर्फ से चीज़ें इतनी कर रहे हैं। और अब आपको मैं बता दूं, एक बार फ्रंट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अपने मैट्रिसेस के पूरा हमने पोर्शन कवर अप करा था। अब डिटर्मिनेंट के अंदर हमने एडजॉइंट और इन्वर्स तक कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। इन्वर्स आ जाने के बाद आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती सवालों में जो ना आए और आप ना कर पाओ। आप सब अच्छे से कर पाओगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है उसे सुनो। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशंस कैसे सॉल्व करी जाती है। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसे कैसे हिलाया जाता है, सॉल्व करा जाता है। हिलाना इन द सेंस उस सवाल को हिला दो कि भाई ये दे, मैंने तेरे को करके दे दिया, अब तेरी मर्जी सवाल तू कैसे कर सकता है। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड की। अब मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको ऐप के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें बना लेना, तब या इन सवालों को आप छू पाओगे, वरना आप सवाल नहीं छू सकते। अब मैट्रिक्स मेथड के अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इस तरीके की। अब आप कहोगे सर ये तो हमें सॉल्व करने पहले से आती है, तो नहीं भाई, मैट्रिक्स मेथड से करेंगे और क्रैमर रूल से करेंगे, तो उसके लिए इनवर्स पे कमांड बनाना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।